ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 आ चुका है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे सीजन 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग सीजन 1 को भूल चुके होंगे या फिर रिसेंटली किसी ने देखा है तो उसको याद होगा। और जिन लोगों ने यार जुजुत्सु काइसेन 0 नहीं देखे तो वो भी मैंने अपने चैनल पे कवर कर दी थी। और ये दोनों स्टोरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूटा का कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन 0 में, उसका इंट्रोडक्शन सीजन 2 में होगा। तो उसकी बैक स्टोरी के लिए आप जुजुत्सु काइसेन 0 की मूवी का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो मेरे चैनल पे। एनीवे, अगर आप चाहते हो कि मैं सीजन 1 से रिलेटेड एक रिकैप वीडियो बनाऊं तो मैं ऐसा करने की कोशिश कर सकता हूं, अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको एक रिकैप वीडियो चाहिए। आप भूल चुके सीजन 1 में भाई क्या था क्या नहीं, तो उसका एक छोटा सा रिकैप बनाने की कोशिश करेंगे। एनीवे, एपिसोड आज ही आया है और आज ही मैं ये वीडियो बनाने बैठ गया हूँ, तो इसके लिए लाइक वाइक कर देना भाई, यार बोलने की जरूरत तो है नहीं। और सब्सक्राइब करना तो भाई सबको ही पता है कि नहीं, उसके लिए तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो चले फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, पास्ट का सीन, जब गेटो को अपनी मैजिकल एनर्जीज के बारे में पता चला था जस्ट रिसेंटली। और यहाँ पे हमें उसका सीन दिखाया जाता है और वो एक गली के अंदर होता है और वो यहाँ पे एक कर्स को एक्सरसाइज कर देता है, जिसके बाद वो उस कर्स की एनर्जी को यहाँ पे एक बॉल बना के निगल लेता है। ये बिहेवियर हमने रिसेंट सीजन में भी देखा था, तो ऐसा कुछ है नहीं कि गेटो यहाँ पे कुछ नया कर रहा है, बट वो यही बताता है कि वो ये सब इसलिए किया करता था जिससे कि उसको नॉलेज गेन हो सके और वो कुछ नया सीख पाए। जब उसे पता चला उसके अंदर मैजिकल एबिलिटीज है, तो उसके मन में सबसे पहली चीज ये आई कि उसको इन ताकतों का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करनी चाहिए और उनको बचाना चाहिए। और उसके बाद से उसने ये डिसाइड किया और वो अपने आप को यही बात हमेशा बोला करता था। जिसके बाद यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गेटो और गोजो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दूसरी ओर हमें एक मैंशन का सीन बताया जाता है, एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है हमें, जहाँ पे एक काफी अमीर फैमिली रहा करती थी और उनका काफी बिजनेस फैला हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उनका बिजनेस लॉस में जाने लगा, जिसके बाद इस फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया था और इन लोगों को अपना ये मैंशन छोड़ के जाना पड़ा। जिसके बाद से ये मैंशन काफी ज्यादा हॉन्टेड है और यहाँ पे कर्स एक्टिविटीज होती है और इधर जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आते हैं अपना भाई चैलेंजेस वगैरह लेने के लिए कि भाई अपना करेज का टेस्ट करेंगे यहाँ पे आके। लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे डैमेज और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग गायब होने लगे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया आ चुकी है। तो सोशल मीडिया के थ्रू काफी लोगों को इस मैंशन के बारे में पता चल रहा है, जिस वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमें उटाहिमे और मे का सीन दिखाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पास्ट स्टोरी दिखाई जा रही है, जहाँ पे जो मेन बैच के स्टूडेंट्स थे उटाहिमे, मे, गोजो, गेटो, इन सब के बैच का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ये लोग जुजुत्सु सॉर्सरर्स है और ये एक्सोर्सिज्म करते हैं। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे मिशन पे जा रहे होते हैं उसी मैंशन में पता लगाने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो उटाहिमे थोड़ी देर के लिए रुक जाती है यहाँ पे इस मैंशन को देख के, लेकिन मे को यहाँ पे थोड़ा सा फील होता है कि इस मैंशन के बाहर तो कोई भी कर्स एनर्जी फील नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस मैंशन के अंदर ही कर्स है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की जांच करेंगे और देखेंगे अगर इनको यहाँ पे कुछ मिलता है तो। ये यहाँ पे लाइट्स ऑन करते हैं और फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मैं कहती है कि मैं ये फ्लोर संभाल लूंगी और उटाहिमे को वो सेकंड फ्लोर पे भेजती है जांच करने के लिए। ठीक है, उटाहिमे को यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि ये मैंशन काफी सुनसान होता है और वो डर डर के यहाँ पे दरवाजे खोलना शुरू करती है। उसको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और वो चिल्ला के दरवाजे खोलती है। वो जब यहाँ पे एक रूम में आती है तो वो देखती है कि बेड के नीचे से कुछ आवाज आ रही होती है और भाई ये तो एक हॉरर मूवी जैसा सीन लगने लग जाता है। वैसे मैंने जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 में ऐसी कोई वाइब फील नहीं की थी जैसे मैं कोई हॉरर एनिमे देख रहा हूँ, लेकिन इस सीजन में यहाँ पे इन्होंने एनिमेशन ठीक अच्छी खासी की है और साथ ही साथ भूतिया इफेक्ट भी दिया है। एनीवे, कर्सेस वैसे भी भूत से कम नहीं होते, ठीक है ना। तो बेसिकली जब वो यहाँ पे बेड के नीचे चेक करती है तो इधर बस चूहे होते हैं और कुछ नहीं, और वो डर के मारे इस रूम से बाहर निकल जाती है। वो जब यहाँ पे थोड़ी चैन की सांस लेती है तभी भाई मैं पीछे से आ जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसे देख के तो भाई उटाहिमे चिल्लाने लग जाती है। मैं कहती है कि भाई इतनी तेज चिल्लाओगे ना तो स्क्रीम क्वीन का अवार्ड मिल जाएगा तुमको। जैसे कि आपको याद होगा उटाहिमे को कहा गया था कि वो सेकंड फ्लोर को सर्च करेगी और वो जब यहाँ पे मे से पूछती है कि तुमने फर्स्ट फ्लोर को चेक कर लिया, तो मे कहती है कि हम ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे ही है, क्या बोल रही हो तुम। जिसके बाद यहाँ पे मे बताती है कि इधर ये जो पोटैटो चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, ये बुक्स पड़ी है, जो ये बैग पड़े हुए हैं, इनको मैं लगातार 3 बार देख चुकी हूँ। इसके अलावा मैं जब यहाँ पे आई थी आते ही साथ मैंने एक मार्क यहाँ पे बनाया था और ये भी वही का वही है। तो इनको यहाँ पे थोड़ी सी देर में समझ आ जाता है कि ये जो कॉरिडोर है ये इनडेफिनेट है, यानी कि एक लूप की तरह है ये, और यहाँ पे एक तरीके
तरीके से फंस चुके हैं। ये समझ जाते हैं कि यही कर्स है यहाँ का, कि कोई भी यहाँ पे आता होगा वो इस लूप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता होगा। तो तकरीबन 30 मिनट के अंदर अंदर ये 4 किलोमीटर चल चुके होते हैं और इस लूप के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनको समझ आता है कि एक तरीके का बैरियर है जिसको अगर ये तोड़ेंगे तो ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो उटा ही में यहाँ पे नीचे बैठती है और वो कुछ डब्बों से इधर सर्कल बनाती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि ये लूप एक सर्कल की तरह होगा, लेकिन हम 4 बार तुम्हारे मार्क को देख चुके हैं और जब भी हम उस तरफ पहुंचते हैं तो उसकी जो पोजीशन है उस तक पहुंचने में थोड़ा समय चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इनकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बैरियर बार बार आगे बनाया जा रहा है, बिल्कुल एक लाइन की तरह। तो अगर हम कॉरिडोर में फुल स्पीड में अगर आगे भागते हैं तो हम इस बैरियर को तोड़ सकते हैं। तो मैं कहती है बहुत अच्छा काम किया तुमने यार, तुम तो काफी कमाल के हो, इसके लिए तुम्हें मिलेंगे 90 पॉइंट्स। तो उठाई में कहती है क्यों 10 पॉइंट क्यों बांटे मेरे? तो मैं कहती है कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो ये बैरियर ज्यादा जल्दी टूटेगा, क्यों तुम्हें नहीं लगता? तो उठाई में कहती है अरे हाँ यार, ये तो सूगी हागी की थ्योरी है, ये बिल्कुल सही होगी। तो चलो फिर ठीक है, भागना शुरू करते हैं, इससे हम बैरियर को ज्यादा आसानी से तोड़ पाएंगे। तो जब यहाँ पे उठाई में भागना शुरू करती है तो धीरे धीरे करके ये बैरियर कहूँ या फिर मैं कहूँ ये टनल या फिर मैं कहूँ यार ये पूरा कॉरिडोर कोलैप्स होने लग जाता है। ये कॉरिडोर क्या, ये पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाती है और फाइनली ये लोग इस बैरियर को तोड़ देते हैं। तभी सामने से यहाँ पे गोजो आता है और कहते हैं उठा ही मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम रो तो नहीं रही? तो यहाँ पे उठा ही को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है उसको काफी ज्यादा डर लगता है जिसका गोजो यहाँ पे मजाक उड़ा रहा होता है। मैं आके यहाँ पे यही कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रोने लग जाऊंगी तो क्या तुम मुझे भी ऐसे ही मनाओगे? तो गोजो कहता है कि तुम नहीं रोने वाली, मुझे पता है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तो ये सुन के तो भाई उठाई में को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गोजो के ऊपर जब गुस्सा कर रही होती है तभी इस मैंशन का कर्स इधर अपीयर होता है। लेकिन छूटते साथ ही इधर गेटो अपने कर्स का इस्तेमाल करके उसको निगल लेता है। गेटो आते साथ कहता है कि हे गोजो, कमजोर लोगों को छेड़ना काफी गलत बात होती है। तो गोजो कहता है कि अरे भाई ताकतवर लोगों को छेड़ेगा भी कौन? तभी यहाँ पे शोको की एंट्री होती है और ये काइंड ऑफ नोबारा की तरह लग रही होती है। मैं थोड़ी देर के कंफ्यूज हो गया था लेकिन ये शोको है और इसे देख के उठाई में काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो आते साथ उसको हक कर लेती है। वो कहती है यार सिर्फ तुम ही हो जो मेरा मजाक नहीं उड़ाते। इसके बाद भी यहाँ पे गोजो और गेटो भाई दोनों मिलकर उठाई का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई अब तो उसको दिमागी कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग एक रिचुअल की बात करते हैं जो कि टाइम टू टाइम होती ही रहती है और इसके बारे में भी एपिसोड में हमें आगे बताया जाएगा। ये लोग जब यहाँ पे जुजुत्सु हाई में वापस आ जाते हैं तो इधर यागा होता है और वो इन लोगों से ये कहता है कि वैसे देखा जाए तो एक सुपरवाइजर का काम होता है लोगों को मिशन पे भेजना, है कि नहीं? देखिए कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनका सुपरवाइजर बोलता क्या है और वो अपनी मस्ती में आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं उन लोगों का नाम जानना चाहता हूँ कि कौन है वो लोग। तो भाई गेटो और शोको दोनों के दोनों इधर गोजो की तरफ उंगली करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको पता है भाई गोजो ये अकेला बढ़ जाता है आगे, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जुजुत्सु हाई के रूल्स वगैरह से। तो गोजो कहता है अरे चलो भी भूल भी जाओ इसके बारे में मास्टर। तो इतने में भाई यागा उसके सर पे मुक्का देके मारता है जिसके बाद ये लोग यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट में आ चुके होते हैं और गोजो कहते हैं यार तुम लोगों को उंगली करने की क्या जरूरत थी यार, मैं इतना बुरा भी थोड़ी ना हूँ। तो अब जैसे कि आपको याद ही होगा कि कोई कर्स का जन्म कैसे होता है, लोगों के डर से। आपको ये चीज याद ही होगी मॉब साइको और बाकी एनिमेज में भी जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जितना ज्यादा लोग किसी चीज से डरते हैं उसी डर को यहाँ पे मैनिफेस्टेशन मिलती है एक डीमन या फिर कर्स में, ठीक है ना, और वो और भी ज्यादा ताकतवर होता जाता है। तो गेटो यहाँ पे यही बताता है गोजो को कि लोगों के दिल को साफ रखने के लिए, उनको कर्स से बचाने के लिए यही करना होगा कि हमें जो खतरे हैं उनको दिखाना होगा, कमजोरों की रक्षा करनी होगी और जो ताकतवर है उनको खत्म करना होगा, समझे साटोरू? तो गोजो कहता है हाँ यार तुम्हारी बात भी वैसे ठीक ही है लेकिन मुझे नहीं लगता, वैसे और भी तरीके से चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे ये सुन के भाई गेटो को थोड़ा गुस्सा आता है और गोजो कहता है क्या हुआ यार तुम्हें, तुम तो गुस्से से लाल पीले हो रहे हो। तो गेटो यहाँ पे अपना कर्ज तैयार कर लेता है और वो कहता है क्यों ना हम बाहर चल के बात करें गोजो। तो गोजो कहता है कि क्यों तुम्हें बाहर अकेले जाने में डर लग रहा है, तुम खुद नहीं जा सकते? तो ये देख के तो भाई शोको यहाँ से भाग जाते हैं और तभी यहाँ पे यागा आते हैं, दरवाजा खोलते हैं और ये दोनों के दोनों यहाँ पे एक्सरसाइज करने का नाटक करने लग जाते हैं। जब यागा इन दोनों को अपने साथ लेके जा रहा होता है तो वो उन्हें एक लड़की के बारे में बताता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले इन लोगों के लिए। और नेक्स्ट दिन ही वो गेटो और गोजो को एक मिशन देता है। वो बताता है कि ये लड़की लॉर्ड टेंजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेसल होने वाली है और उस लड़की की लोकेशन इधर लीक हो चुकी है। 2 लोग उसके पीछे पड़े हैं जो कि उसको मारने के लिए जाने वाले हैं। तो तुम दोनों को जाना होगा उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना? तो बेसिकली हमें बताया जाता है कि हर 500 साल में लॉर्ड टेंजन अपनी बॉडी को चेंज करते हैं और वही समय आने वाला है इधर। यही इसी रिचुअल की बात हो रही थी पहले, ठीक है। लॉर्ड टेंजन यहाँ पे अपनी बॉडी चेंज करते रहते हैं जिससे कि जो भी नॉलेज उनके पास
आस है वो इस दुनिया में बनी रहे। और ये जो लड़की है इसकी बॉडी में अब लॉर्ड टेंजन जाएंगे, ठीक है ना। उनका यहाँ पे रहना जरूरी भी है क्योंकि उनकी नॉलेज की वजह से यहाँ पे जुजुत्सु सॉर्सरर्स को प्रोटेक्शन मिलती है, जुजुत्सु हाई को प्रोटेक्शन मिलती है और वो उनके लिए काफी काम किया है। अगर वो नहीं हुए तो कर्सेस की तादाद बढ़ने लग जाएगी और वो आसानी से जुजुत्सु हाई के ऊपर भी हमला कर पाएंगे, सॉर्सरर्स के ऊपर भी हमला कर पाएंगे। तो इससे इंसानियत पे काफी ज्यादा खतरा आ सकता है। गेटो को यहाँ पे इस बात का भी शक होता है कि जब भी टेंजन अपनी बॉडी को चेंज करते हैं तो वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। भले यहाँ पे अभी उनकी डेथ हो जाएगी तो वो टेंजन फिर से वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो एक नई बॉडी में चले जाएंगे तो उनका बिहेवियर तो थोड़ा बहुत चेंज होगा ही होगा। वर्स्ट टू वर्स्ट ये हो सकता है कि वो इंसानियत के दुश्मन बन जाए, जो कि यार काफी ज्यादा खतरनाक बात है क्योंकि टेंजन काफी ताकतवर माना जाता है, ठीक है ना। एनीवे यागा इनको बताया जाता है उन दोनों लोगों के बारे में जो कि उस लड़की को मारना चाहते हैं और इसी वजह से इन दोनों को भेजा जाता है उसके अपार्टमेंट में। गोजो तो यहाँ पे नीचे ही होता है और गेटो अकेला जाता है ऊपर, मतलब गोजो उसको अकेला भेजता है, ठीक है। ये लोग फोन पे बात कर रहे होते हैं और जब गेटो उसके दरवाजे के पास पहुंचता है तभी इधर एक काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन यहाँ पे गेटो को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा होता और गोजो कहता है अरे हुआ क्या, वो लड़की काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर वो अभी मर गई ना तो हमारी दिक्कत हो जाएगी फिर। और भाई गेटो यहाँ पे देख रहा होता है वो लड़की बहुत दूर उड़ती हुई जा रही होती है तो गेटो यहाँ पे फटाफट निकलता है और अपने कर्ज से उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। तभी यहाँ पे ये बंदा आता है जिसका ये हरकत होती है, जिसने यहाँ पे एक्सप्लोजन किया होता है और ये बंदा यहाँ पे गेटो को देख के समझ जाता है कि ये एक जुजुत्सु सॉर्सर है और वो कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो। तो गेटो कहता है कि अरे जरा पास आके बोलो, मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, ठीक है ना। तभी यहाँ पे गोजो के ऊपर भी अटैक होता है, काफी सारी नाइफ्स और स्वॉर्ड्स आती है उसकी तरफ, लेकिन वो नाइफ्स इधर गोजो को टच भी नहीं कर पाती क्योंकि आपको पता ही है कि गोजो के आसपास इन्फिनिटी बनी रहती है और उसको इजीली कोई टच नहीं कर सकता है कि नहीं, आपको याद ही होगा शायद। तो ये यहाँ पे दूसरा बंदा होता है और वो कहता है क्या बात है, तुम तो वही फेमस साटोरू गोजो हो गए जरूर, है कि नहीं। अब देखते हैं कि तुम सच में इतने ताकतवर हो या फिर लोगों ने ऐसे हल्ला गुल्ला मचा रखा है। तो गोजो कहता है कि देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता यहाँ पे, अगर तुम मेरे सामने बैठ के मुझसे माफी मांगो और रहम की भीख मांगो और रोने लग जाओ ना तब शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो यही बस रूल है इस लड़ाई का, अब बताओ लड़ोगे। तो यहाँ पे एक आदमी होता है और वो कहता है कि इन सब चीजों की शुरुआत हो चुकी है, भले लॉर्ड बेंसाई के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जुजुत्सु से लड़ाई कर सके, लेकिन इसका हिसाब किताब तो पूरा रखेंगे। तो क्या कहते हो तुम, मैं तुम्हारी एक फोटो खींच लूं। तो यहाँ पे दूसरी बार हमें फुशिगोरो का सीन दिखाया जाता है। नहीं, ये मेगुमी फुशिगोरो नहीं है, ये उसके पिता टोजी फुशिगोरो होते हैं और वो ये कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड आएगा शायद नेक्स्ट थर्सडे को और मैं जल्द से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से ये एपिसोड एक दिन पहले ही लीक हो गया था, एपिसोड लीक हुआ था या फिर उसका सिर्फ इंट्रो सॉन्ग, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सुना था कि लीक हो गया। एनीवे हमें एपिसोड आज ही मिला इसलिए भाई आज बना दिया और मैं सच बता रहा हूँ भाई रॉ एपिसोड के साथ एक्सप्लेनेशन करना भाई इसका मतलब ये है कि भाई मैं अंधेरे में बस भाई तीर चला रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब सबटाइटल्स बहुत ऑफ होते हैं, उसका कोई मतलब भी नहीं होता, बहुत बार सबटाइटल्स मैच भी नहीं करते जापानीज से। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं जापानीज ही सीखना शुरू कर देता हूँ जिससे कि सबटाइटल्स का चक्कर ही खत्म हो जाए, है कि नहीं। एनीवे अभी अगर आप चाहते हो कि मैं सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप बना दूं 20-25 मिनट तक का, यार इतना इनफ रहेगा मेरे ख्याल से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नहीं चाहिए तुम बोलोगे कि यार छोड़ो यार तुमसे वैसी वीडियो तो बनती नहीं है तो हम देख लेंगे भाई या फिर हम कर लेंगे कुछ जुगाड़, तो भाई कर लेना फिर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा मैं तुमको कि भाई ले लो यार रिकैप ले लो, हमारी वैसी नॉर्मल वीडियो बनती नहीं है। एनीवे इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट आना चाहिए क्योंकि अपना चैनल यार यूट्यूब पे टॉप है जुजुत्सु काइसेन के लिए, तो भाई प्लीज यार बने रहना यार, कोई भाग मत जाना, डाल दूंगा टाइम पे वीडियो यार, उसी दिन डाल दूंगा जिस दिन आएगा एपिसोड, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे शायद, है कि नहीं। बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।